नमस्कार साथियों, मैं शिवांक। आज भारत की 125 करोड़ की जनता और दुनिया की लगभग 700 करोड़ की आबादी जिस भयावह स्थिति से गुजर रही है, उस स्थिति को देखते हुए कोई भी जागृत व्यक्ति अपने घर में चुप नहीं बैठ सकता है। आज पूरा विश्व गरीबी, बेरोजगारी, शोषण और आर्थिक विषमता से लेकर हिंसा, आतंकवाद और धार्मिक असहिष्णुता जैसी संवेदनशील समस्याओं से गुजरते हुए पूरा विश्व विनाश की कगार पर खड़ा है। दुनिया में हर रोज लगभग 34,000 बच्चे भूख और कुपोषण से मर जाते हैं और 100 करोड़ लोगों के आसपास रोज भूखे भी सोते हैं। हिंसा, युद्ध और आतंकवाद की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर सिर्फ भारत की ही बात की जाए तो हर साल 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है। अगर शोषण और आर्थिक विषमता की बात की जाए तो दुनिया के 7% लोगों का 85% संसाधनों पर पूरे तरीके से कब्जा है। जल, जंगल और जमीन पर कॉरपोरेट घरानों का कब्जा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसान और आदिवासी जैसे लोगों को रोजाना उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करके उनसे जल, जंगल और जमीन छीना जा रहा है। दुनिया की बुनियादी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में लगभग सभी विचारधाराएं जैसे कि पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद और साम्यवाद पूरे तरीके से असफल रही है। शरीर के ऊपरी हिस्से में दिखने वाला फोड़ा बीमारी का लक्षण हो सकता है, लेकिन उसका कारण नहीं। उसी तरीके से देश और दुनिया में हिंसा, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इत्यादि जैसी समस्याएं बीमारी के लक्षण हैं, लेकिन उनके कारण नहीं। वैसे तो इन सब समस्याओं के बारे में आपको कोई ना कोई कभी ना कभी बताता ही रहता होगा, लेकिन कोई भी इन सभी समस्याओं के पीछे की असली जड़ के बारे में कभी बात नहीं करता। और इसलिए ही आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अगर सभी एपिसोड आपने देख लिए तो आपको यह समझ आ जाएगा कि इन सभी समस्याओं की असली जड़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने एक बार इस व्यवस्था के बारे में एक बात कही थी। अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे विश्वास है कि सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। तो ऐसी क्या बात है जिसे अगर लोग जान लें तो सुबह होने से पहले क्रांति होनी निश्चित है? इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि बैंकिंग प्रणाली काम किस तरीके से करती है, और उसके साथ साथ हमें यह भी जानना होगा कि आखिरकार ये पैसा है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 तरह के रुपए हैं। 1 रुपया चांदी का है जो कि भारत सरकार ने जारी किया है, जिसकी कीमत 1 तोला यानी 10 ग्राम चांदी है। दूसरे फोटो में 1 रुपए का नोट देखेंगे, यह भी भारत सरकार ने जारी किया है और इस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। तीसरे फोटो में 1 रुपए का सिक्का है और यह भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। लेकिन 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक सभी नोट अलग अलग तरह के मिलेंगे। इसमें पहला अंतर यह है कि यह भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार ने इसे गारंटी दी है। इस 100 रुपए के नोट को ध्यान से देखें। इस पर लिखा है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और इसके नीचे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह की बात आप 2 से 2000 रुपए के सभी नोटों में देख सकते हैं, जो बात 1 रुपए के नोट में नजर नहीं आती है। आइए पहले जान लेते हैं कि इन बैंकों का जन्म कैसे हुआ। पश्चिमी देशों में पहले लोग सुनारों के पास अपना सोना चांदी सुरक्षित रखते थे। जब कोई सुनारों के पास 100 तोला चांदी के सिक्के यानी 100 रुपए जमा करने जाता था तो बदले में वो उसे एक कागज की रसीद अपनी मोहर लगाकर देता था, जिस पर लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 तोला चांदी देने का वचन अदा करता हूं। यह रसीद आज के नोट की तरह रहती थी। जिस रसीद को वह व्यक्ति अगर सुनार को वापस देता तो उसे 100 तोला चांदी मिल जाती। धीरे धीरे इस रसीद पर ही लोगों का विश्वास बनना शुरू हो गया, क्योंकि लोग ये बात जानते थे कि वह ये रसीद लेकर जब सुनार के पास जाएंगे तो उन्हें चांदी तो मिल ही जाएगी। जिसकी वजह से हुआ ये कि लोगों ने अब इस रसीद को ही एक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत कम लोग अपना चांदी लेने सुनार के पास जाते थे। आमतौर पर उसे वापस लेने के लिए एक समय में 10% से भी कम लोग आते थे।
इसे देखते हुए सुनारों ने 10% अपने पास जमा रखकर बाकी सोना और चांदी लोगों को ऋण के रूप में ब्याज पर देना शुरू किया। इस तरह सोना और चांदी अब अन्य अन्य लोगों के पास से घूमता हुआ वापस सुनारों के पास आने लगा। उसका भी 10% रखकर बाकी फिर से ब्याज पर चढ़ाया जाने लगा और इस तरह से एक ही सोने को कई बार ब्याज पर दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को बैंकिंग की भाषा में अंश रिजर्व बैंकिंग, फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। इन लोगों को मनी चेंजर कहते थे। सोनारों ने यह व्यवस्था बनाई कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी रसीद लेकर उनके पास आता था तो वह उसे सोना या चांदी वापस लौटा देते थे और बाकी का सोना या चांदी जो लगभग 90% तक होता था उसे वह उसके असली मालिक से बिना पूछे दूसरे लोगों को कर्ज पर दे देते थे और उस पर भी ब्याज कमाते थे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर में कुल 100 तोला चांदी है जो एक सुनार के पास जमा है। इसमें से वह 10 तोला वापस देने के लिए रिजर्व के रूप में रख लेता है और शेष 90 तोला को ऋण के रूप में ब्याज पर देता है। ब्याज की दर अगर 6% वार्षिक भी हो तो 90 तोला चांदी का वार्षिक ब्याज 5.4 तोला बनता है। इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी यह हुई कि देश में पैसे की मात्रा जो 100 थी अब वह 190 हो गई। एक तरह से 90 की रकम सुनार ने जादुई तरीके से बना कर दी। लेकिन यह धोखाधड़ी यहीं नहीं रुकी। कर्ज पर 90 तोला चांदी लेने वाले व्यक्ति ने उसे खर्च किया होगा। इस तरह वह चांदी बाजार में घूमकर अंततः उसी सुनार के पास जमा हो जाएगी, जिसके बदले सुनार फिर से वायदे की एक रसीद काट कर दे देगा। उसका भी 10% रखकर बाकी का पैसा कर्ज के रूप में दे दिया जाएगा, जिस पर वह और ब्याज लेगा और पैसे की मात्रा फिर से बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 90 तोला चांदी में से 9 तोला रखकर 81 तोला कर्ज के रूप में दी गई, जिस पर 4.86 तोला का ब्याज मिला और पैसे की मात्रा बढ़कर 271 हो गई। इसी तरह से यह प्रक्रिया बार बार चलती रहने पर अंत में असल रूप में 100 तोला चांदी होते हुए भी 1000 तोला जमा राशि के रूप में दिखाई देती है, जिसके बदले 1000 तोला की रसीद देश में फैल जाती है, जिससे पैसे की मात्रा 100 से बढ़कर 1000 हो जाती है, जबकि कुल 100 तोला चांदी अभी भी रिजर्व के रूप में सुनार के पास रखी है। कृपया यह ध्यान रखें कि सुनार द्वारा जारी चांदी की रसीद बाजार में प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। 100 तोला चांदी होते हुए भी सोनार ने 900 तोला चांदी रहस्यमयी ढंग से कर्ज पर दे रखी है, जिस पर वह सालाना का 54 तोला चांदी ब्याज के रूप में वसूलता है। यह प्रक्रिया कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली अर्थशास्त्र की किसी भी किताब में नहीं मिलती है। इसीलिए यह प्रक्रिया आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है और हम यह भी जानते हैं कि यह प्रक्रिया इतनी सरल भी नहीं है कि केवल एक वीडियो में आपको समझ आ जाए। इसीलिए आगे आने वाले एपिसोडों को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।